जय धन्वंतरी। मैं डॉक्टर सोनाली। आज का टॉपिक धातु पोषण न्याय है, जिसे विस्तार से समझना सब वैद्य के लिए आवश्यक है। आज हम सब जानते हैं कि शरीर का पोषण अन्न रस से होता है। अन्न रस में विद्यमान पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट आदि शरीर को बनाए रखते हैं। आयुर्वेद शास्त्र के आचार्य ने भी शरीर का पोषण अन्न रस से होना बताया है। यही अन्न रस शरीर की धातुओं का पोषण करके वर्धन, तर्पण, यापन, धारण आदि द्वारा शरीर को बनाए रखते हैं। लेकिन अन्न रस के विस्तार के संबंध में आचार्यों के मतभेद है। यही मतभेद के कारण धातु पोषण न्याय का आविर्भाव हुआ है। यह न्याय 4 है, जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक धातु पोषण न्याय। रसादि 7 धातुओं का पोषण अन्न रस से होता है। आहार के सम्यक पचन के परिणाम स्वरूप सारभूत रस सबसे पहले हृदय में पहुंचता है। वहां से पूरे शरीर में फैलकर शरीर का वर्धन, तर्पण, यापन और धारण करता है। साथ में यही अन्न रस उत्तरोत्तर धातु का निर्माण भी करता है। आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान अध्याय 15 में बताया है कि व्यान वायु से अहर्निश विक्षेपित रस धातु शरीर का पोषण करती है और धातु उष्णता के कारण उत्तरोत्तर धातुओं का परिपाक होता है। साथ में स्रोतस द्वारा धातुओं की पुष्टि भी होती है। वैसे तो आयुर्वेद में कहा है कि सब धातु की पुष्टि अन्न रस से होती है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि धातुओं की पुष्टि उत्तरोत्तर होती है, अर्थात पूर्व धातु की पुष्टि होने के बाद ही उत्तर धातु की पुष्टि होती है। सुश्रुताचार्य ने भी अनुपूर्वी क्रम का वर्णन करते हुए बताया है कि सर्प विष के मिथ्या उपचार से विष धात्वांतर कला में प्राप्त होता है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि विष एक के बाद एक धातु में प्रवेश करता है। मतलब धातु पोषण का कारण आहार रस और पूर्व धातु है। आगे देखते हैं धातु पोषण न्याय का महत्व। पहला है, आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांतों को और अधिक समझने के लिए यह न्याय समझना आवश्यक है। जैसे दोष धातु और मल शरीर का मूल है, जो शरीर में किस तरह से कार्य करते हैं यह समझना है तो धातु पोषण न्याय हेल्पफुल रहता है। दूसरा है, धातु पोषण को समझने तथा एज अ टॉपिक धातु पोषण न्याय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी यह टॉपिक जानना आवश्यक है। तीसरा है, शरीर के विविध प्राकृतिक व्यापार अर्थात फिजियोलॉजी एस्पेक्ट से भी इसे जानना जरूरी है। चौथा है, सूक्ष्म पाचन अर्थात डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ बॉडी की सारी सिस्टम कैसे वर्क करती है यह जानने के लिए भी इसे जानना आवश्यक है। और अंत में व्याधि की संप्राप्ति और चिकित्सा के बारे में जानने के लिए इसे समझना आवश्यक है। अगर हम व्याधि में कौन सी धातु इन्वॉल्व है तथा इसकी चिकित्सा कैसे करनी चाहिए इसके बारे में विचार करना चाहते हैं तो धातु का पोषण क्रम तथा धातु पोषण न्याय की आवश्यकता होती है, इसलिए यह टॉपिक जानना जरूरी है। धातु पोषण न्याय की संख्या 4 है। क्षीरदधि न्याय, दूसरा है केदारी कुलिया न्याय, तीसरा है खले कपोत न्याय और चौथा है एक काल धातु पोषण न्याय। इसमें से एक काल धातु पोषण न्याय सर्वमान्य न्याय है। और एक बात ध्यान रखो, इस न्याय का विवेचन संहिता ग्रंथों में नहीं मिलता है, लेकिन चरक के टीकाकार चक्रदत्त और गंगाधर तथा सुश्रुत के टीकाकार डल्हण और शिवदास ने इसका विस्तार से वर्णन किया है। आगे देखते हैं न्याय के प्रवर्तक और पर्याय। सबसे पहला है क्षीरदधि न्याय, जिसके प्रवर्तक है दृढ़ बल और पर्याय है सर्वात्मक परिणाम पक्ष और क्रम परिणाम पक्ष। दूसरा है केदारी कुलिया न्याय, जिसके प्रवर्तक है आचार्य सुश्रुत और पर्याय है अंशांश परिणाम पक्ष। तीसरा है खले कपोत न्याय, जिसके प्रवर्तक है भाव प्रकाश और पर्याय है पृथक परिणाम पक्ष। और लास्ट में एक काल धातु पोषण न्याय, जिसके प्रवर्तक है अरुण दत्त और पर्याय इसके नहीं मिलते हैं। ये जो टॉपिक है वो एग्जाम प्रिपरेशन के लिए याद रखना जरूरी है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, इसलिए इसे आप याद कर लो। याद करने की ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। क्षीर से दधि बनाने का दृढ़ निश्चय किया, इसलिए क्षीर दधि न्याय के प्रवर्तक दृढ़ बल है। केदारनाथ सुश्रुत गए, इसीलिए केदारी कुलिया न्याय सुश्रुत ने दिया। कपोत का भाव जान नहीं सकते, इसलिए खले कपोत न्याय भाव प्रकाश ने दिया है। और एक ही अरुण है, इसलिए एक काल धातु पोषण न्याय अरुण दत्त ने दिया। इस तरह से आप प्रवर्तक के नाम याद कर सकते हो। मैंने पहले बताया कि संहिता ग्रंथों में न्याय का वर्णन नहीं मिलता है। यहाँ पर केदारी कुलिया न्याय के प्रवर्तक सुश्रुत कहा गया है। ये क्यों कहा गया है? तो एक बात यहाँ पर ध्यान रखो,
सुश्रुत ने सिर्फ केदारी और कुलिया शब्द का प्रयोग किया है, यह न्याय है ऐसा वर्णन सुश्रुत संहिता में नहीं मिलता। बाद में टीकाकारों ने इसे न्याय शब्द दिया है। अब आगे हम एक के बाद एक न्याय के बारे में जानेंगे। सबसे पहले क्षीरदधी न्याय, इसे लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। सर्वात्मक परिणाम पक्ष तथा क्रम परिणाम पक्ष इसके पर्याय है। यहाँ पर क्षीर का अर्थ है दूध और दधी का अर्थ है दही। इस न्याय के अनुसार एक धातु पूर्ण रूप से दूसरी धातु में परिवर्तित होती है, इसलिए इसे सर्वात्मक परिणाम पक्ष कहते हैं। यह परिवर्तन विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा होता है, इसीलिए इसे क्रम परिणाम पक्ष भी कहते हैं। इस न्याय के अनुसार पूर्व धातु अपनी धात्वाग्नि से पक्व होकर उत्तरोत्तर धातु के रूप में पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाती है। इस न्याय के प्रवर्तक दृढ़ बल है। अब यह परिवर्तन कैसे होता है यह समझते हैं। जैसे दूध से अगर दही बनाना हो तो दूध को गर्म करके इसमें टक्कर डालकर जमाना पड़ता है, अर्थात अग्नि संस्कार और अम्ल द्रव्य के कारण दूध से दही बनता है। इसी तरह अगर दही से तक्र बनानी हो तो दही को मथना पड़ता है। तक्र से ध्रुत बनाना हो तो तक्र में से मक्खन निकालकर अग्नि संयोग देना पड़ता है, तब जाकर ध्रुत बनता है। यहाँ पर दूध से दही बनने के बाद दूध का अस्तित्व नहीं रहता, वैसे ही दही से तक्र बनने के बाद तक्र दही का तथा तक्र से ध्रुत बनने के बाद तक्र को फिर से प्राप्त नहीं कर सकते। पूरा दूध दही बन जाता है, पूरे दही की तक्र बनती है तथा पूरे तक्र से ध्रुत बनता है। ठीक वैसे ही आहार रस पर रस धात्वाग्नि की प्रक्रिया होने पर रस धातु बनती है। रस धातु पर रक्त धात्वाग्नि की प्रक्रिया होने पर रक्त धातु बनती है। यही रक्त धातु मांस धात्वाग्नि से परिपक्व होकर मांस धातु बनती है। इसी तरह 7 धातुओं का निर्माण और पोषण होता है। यही इस न्याय का मंतव्य है। अब इस न्याय के समर्थन के लिए शास्त्र में क्या संदर्भ मिलता है वह देख लेते हैं। आचार्य चरक ने विमानस्थान अध्याय 15 में कहा है कि रसाद रक्त ततो मांस, यह कहकर भोज्य धातु का चक्रवत परिवर्तन बताया है और रस से शुक्र धातु बनने में 7 दिन का समय लगता है ऐसा कहा है। आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि आहार रस प्रत्येक धातु में 3015 कला अर्थात 110 घंटे तक रहता है। रस से शुक्र धातु बनने में 30 दिन का समय लगता है। इसे हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। जैसे 110 घंटे एक धातु में तो 7 धातु में 110 × 7 मतलब 770 घंटे जो 30 दिन के बराबर होता है। आचार्य वाग्भट के अनुसार आहार रस से शुक्र धातु बनने में 1 दिन से लेकर 6 दिन का समय लगता है और कभी कभी 1 मास में आहार रस से शुक्र धातु की उत्पत्ति होती है, जो व्यक्ति के बलाबल पर निर्भर करती है। अरुण ने भी बताया है कि जठराग्नि, भूताग्नि और धात्वाग्नि के परिपाक के कारण आहार रस का शुक्र धातु तक रूपांतर होता है। आचार्य पाराशर ने भी कहा है कि प्रथम दिन का आहार रस दूसरे दिन रस धातु में, तीसरे दिन रक्त धातु में, चौथे दिन मांस धातु में, इस तरह से 8वें दिन शुक्र धातु में परिवर्तित होता है। यह सारे सेंटेंस इस न्याय को समर्थन देते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि आयुर्वेद में वर्णन मिलता है कि आहार रस पर रस धात्वाग्नि की प्रक्रिया होने पर अग्निपाक होने से आहार रस का 3 भाग में रूपांतर होता है, स्थूल अंश, सूक्ष्म अंश और मल भाग। इसमें से स्थूल अंश से रस धातु का निर्माण होता है तथा सूक्ष्म अंश से उपधातु के साथ साथ उत्तर धातु का निर्माण भी होता है। इसी सूक्ष्म अंश पर रक्त धात्वाग्नि की प्रक्रिया होने पर रक्त धातु की उत्पत्ति होती है। फिर से रक्त धातु के सूक्ष्म अंश पर मांस धात्वाग्नि से मांस धातु बनती है। इसी तरह उत्तरोत्तर धातु का निर्माण होता है। इसलिए यह न्याय उचित नहीं है। कहने का मतलब यह है कि पूर्व धातु पूर्ण रूप से उत्तर धातु में रूपांतरित नहीं होती, लेकिन पूर्व धातु के सूक्ष्म अंश से ही उत्तर धातु का निर्माण होता है। इसलिए आचार्य चक्रपाणि तथा डल्हण ने इसका खंडन भी किया है। चक्रपाणि ने समर्थन नहीं किया है और साथ में बताया है, अपनी भानुमति टीका में बताया है कि ज्यादा दिन उपवास करने पर धातु निर्माण बंद हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आचार्य डल्हण इसका समर्थन करते हैं और साथ में बताते हैं कि अग्निपाक से पूर्व धातु पूर्ण रूप से उत्तर धातु में परिवर्तित नहीं होती है, बल्कि सार और कीट 2 भाग में इसका परिवर्तन होता है। अब इसका तर्क वितर्क देख लेते हैं। अगर मान लिया जाए कि पूर्व धातु पूर्ण रूप से उत्तर धातु में परिवर्तित होती है, तो पूर्व धातु की वृद्धि या क्षय होने पर उत्तर धातु की वृद्धि या क्षय भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। खासकर मेद वृद्धि होने पर
अस्थि वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन व्यवहार में अस्थि वृद्धि नहीं होती है। साथ में अगर रस धातु दोषपूर्ण हो तो बाकी की धातु भी दोषपूर्ण होनी चाहिए, लेकिन व्यवहार में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। दूसरा है, पूर्व धातु अगर उत्तर धातु में परिवर्तित हो जाए तो उपवास करने पर रस धातु शरीर से खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तीसरा तर्क है, रसायन और वाजीकरण द्रव्य के सद्य कर्म को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे क्षीर है वह शुक्रवर्धक है, लेकिन इस न्याय को अगर मान लिया जाए तो क्षीर से पहले रस वृद्धि होनी चाहिए और अंत में शुक्र वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो यह सारे पॉइंट है वह इस न्याय को थोड़ा दोषपूर्ण मानते हैं। दूसरा है केदारी कुलिया न्याय। इसे लॉ ऑफ ट्रांसमिशन कहते हैं। यहाँ पर केदार का अर्थ है क्षेत्र या खेत और कुलिया का अर्थ है नहर। अंशांश परिणमन इसका पर्याय है। इस न्याय के अनुसार आहार रस द्वारा धातु का पोषण होता है। आहार रस एक ही मार्ग से सब धातु में पहुंचकर धातुओं का पोषण करती है। जैसे खेत में अगर नहर के द्वारा पानी फसलों के लिए छोड़ा जाता है तो निकट के स्थान वाले पौधे में पानी पहले पहुंचता है, बाद में बीच वाले स्थान में और अंत में दूर के स्थान पर पानी पहुंचता है और फसल का पोषण होता है। वैसे ही आहार रस सबसे पहले निकट की रस धातु का पोषण करती है, बाद में रक्त धातु में पहुंचकर रक्त धातु का पोषण करती है। इसी तरह सारी धातुओं का क्रमशः पोषण होता है, इसीलिए इसे अंशांश परिणमन भी कहते हैं। अब ये आहार रस धातु में कैसे पहुंचता है, तो इसका आंसर है आहार रस सभी धातुओं में एक ही समय पहुंचता है, अर्थात युगपत पहुंचता है, या फिर उत्पल पत्र सूची पत्र भेद इस न्याय के अनुसार पहुंचता है। यहाँ पर उत्पल पत्र मतलब कमल के पत्र और सूची पत्र भेद अर्थात सूची से पत्र का भेद करते हैं, तब सूची जैसे एक के बाद एक पत्र में प्रवेश करती है, वैसे ही अन्न रस एक के बाद एक धातु में पहुंचता है। अगर इसे फिगर के द्वारा समझने की कोशिश करें तो आहार रस सबसे पहले रस आशय में पहुंचता है। वहां पर सार और कीट में विभाजन होता है और सार भाग से रस धातु की उत्पत्ति होती है। बाद में रक्त धातु में पहुंचता है, वहां पर भी सार और कीट में विभाजन होकर सार भाग से रक्त धातु बनती है। इस तरह से बाद में मांस धातु, उसके बाद मेद आशय, उसके बाद अस्थि आशय, उसके बाद मज्जा आशय और अंत में शुक्र आशय में पहुंचता है। सब आशय में आहार रस पहुंचने के बाद सब जगह सार और कीट में विभाजन होता है और क्रमशः मांस धातु, मेद धातु, अस्थि धातु, मज्जा धातु और शुक्र धातु की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर केदार या खेत या क्षेत्र है वह शरीर के सारे आशय है, तथा कुलिया है वह ऑरेंज कलर में दिखाए गए आहार रस का मार्ग है, और पानी है वह पोषक अंश अर्थात आहार रस है। इस तरह से आप इस न्याय को समझ सकते हो। अब शास्त्रोक्त आधार पर समर्थन देखते हैं। चरक ने रसाद रक्त तत्व मांस से बताया है कि आहार रस धातु के बाद रक्त धातु में, वहां से मांस धातु में, बाद में मेद धातु, अस्थि धातु, मज्जा धातु और शुक्र धातु में पहुंचता है। सुश्रुत संहिता शारीर स्थान के 5वें अध्याय में शिरा द्वारा होने वाले पोषण का वर्णन करते समय कहा है कि छोटी छोटी नहरों से पानी मिलने के कारण जैसे फसलों का पोषण होता है, वैसे शरीर में फैली शिराओं द्वारा धातुओं का पोषण होता है। यहाँ पर सुश्रुत ने केदार एवं कुलिया भी ही स्वरूप में शिरा वर्णन में के समय किया है, इसलिए इस न्याय के प्रवर्तक को सुश्रुत माना है। दलहन ने भी कहा है कि हृदयस्थ व्यान वायु के द्वारा अन्न रस निकट की रस धातु को सर्वप्रथम पोषक अंश देते हैं, बाद में रक्त, मांस, मेद आदि धातु का पोषण होता है। इसी तरह आहार रस शुक्र धातु तक पहुंचता है। हारित भी इसका समर्थन करते हैं और चक्रपाणी ने भी इसका समर्थन किया है। तो यह सारे सेंटेंस है वह शास्त्रोक्त आधार पर समर्थन देने वाले हैं। अब इस न्याय के तर्क वितर्क देख लेते हैं। अगर पूर्व धातु की वृद्धि या क्षय हो तो उत्तर धातु की भी वृद्धि या क्षय नहीं होती है, और रस धातु दोषपूर्ण होगी तो सब धातु दोषपूर्ण नहीं होती है। यह दोनों वाक्य एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे क्षीरदधि न्याय में यह दोनों वाक्य त्रुटिपूर्ण थे, वैसे केदारी कुलिया न्याय में यह दोनों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे आहार रस अलग अलग मार्ग से सारी धातु में पहुंचता है, इसलिए रस की वृद्धि होने पर रक्त की वृद्धि नहीं होती, क्योंकि आहार रस और रक्त दोनों धातु में आहार रस है वह अलग अलग मार्ग से पहुंचता है। इसके अलावा हम
द्रव्य के प्रभाव को भी इस न्याय के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे अगर दूध का सेवन किया जाए तो दूध से निर्मित रस पहले रस धातु में, बाद में रक्त धातु में और अंत में शुक्र धातु में पहुंचता है। तो सिर्फ दूध वृष्य कैसे हो सकता है? तो इसे हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि दूध रस धातु में पहुंचता है, वहां पर पोषक तत्व देते हैं, लेकिन वो अलग मार्ग से ही शुक्र में पहुंचता है और उसका जो प्रभाव है वह शुक्रवर्धक है, इसलिए डायरेक्ट शुक्रवर्धन भी कर सकता है। तीसरा न्याय है खले कपोत न्याय। इसे लॉ ऑफ सिलेक्शन भी कहते हैं। यहाँ पर खल का अर्थ है खलिहान और कपोत का अर्थ है कबूतर। जैसे धान्य से भरे खलिहान में दाना चुगने के लिए भिन्न भिन्न दिशा से अनेकों कबूतर आते हैं और अन्न खाने के बाद भिन्न भिन्न दिशा में उड़ जाते हैं, वैसे ही विभिन्न धातु अपना अपना पोषक अंश आहार रस से प्राप्त करते हैं। यही इस न्याय का कहना है। इसके दो मत है। पहला है आहार रस का रस पोषक अंश स्वतंत्र मार्ग से जाकर रस पुष्टि करता है। इस तरह सब धातु की पुष्टि होती है। यहाँ पर मार्ग की लंबाई भिन्न भिन्न होने के कारण सब धातु की पुष्टि के लिए भिन्न भिन्न समय लगता है। रस धातु का मार्ग सबसे कम होने की वजह से रस धातु का पोषण सबसे पहले होता है और शुक्र धातु की मार्ग की लंबाई सबसे ज्यादा होने के कारण शुक्र धातु का पोषण सबसे अंत में होता है। और दूसरा मत है आहार रस एक ही मार्ग से सब धातुओं का पोषण करता है। इस मत के अनुसार यहाँ पर स्रोतस की लंबाई और सूक्ष्मता के कारण पोषण भी उत्तरोत्तर होता है। कहने का मतलब यह है कि रस व स्रोतस की लंबाई और सूक्ष्मता दोनों कम होने की वजह से रस धातु का पोषण पहले होता है और शुक्र धातु की स्रोतस की लंबाई ज्यादा होने के कारण शुक्र धातु का पोषण। कपोत न्याय को अगर हम फिगर की दृष्टि से समझने की कोशिश करें तो आहार रस अलग अलग मार्ग से वहन करते हुए सार और कीट भाग में विभाजित करते हुए रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, मेद धातु, अस्थि धातु, मज्जा धातु और शुक्र धातु में पहुंचकर उसका पोषण करता है। यह जो सारे मार्ग है वह सारे स्रोतस है। जैसे रस धातु में रस व स्रोतस द्वारा पहुंचता है, रक्त धातु में रक्त व स्रोतस द्वारा पहुंचता है, वैसे ही शुक्र धातु में शुक्र व स्रोतस द्वारा पहुंचता है। यहाँ पर सारी धातुएं है वो कपोत का घोंसला यानी कि नेस्ट है। कपोत है वह पोषक धातु है तथा आहार रस है वह खलिहान है और व्यान वायु है वह कबूतर का कपोत का फ्लाइंग फोर्स है और साथ में जो ट्रैवलिंग रूट है वो सारे स्रोतस की लंबाई है। यहाँ पर रस धातु के स्रोतस की लंबाई सबसे कम होने की वजह से रस धातु का पोषण सबसे पहले होता है और शुक्र धातु का मार्ग की लंबाई ट्रैवलिंग रूट सबसे लंबा होने की वजह से शुक्र धातु का पोषण सबसे अंत में होता है। और अंत में चौथा न्याय है एक काल धातु पोषण न्याय। इस न्याय के प्रवर्तक अरुण दत्त है। इस न्याय के अनुसार आहार रस एक ही समय पर रस रक्तादि धातुओं के स्रोतस में पहुंचकर एक ही साथ सब धातुओं का पोषण करता है। इसके समर्थन देख लेते हैं। इस न्याय का सब समर्थन करते हैं और आचार्य चरक ने जो कहा है कि व्यान वायु से अहर्निश विक्षेपित रस धातु शरीर का पोषण करती है और धातु उष्णता के कारण परिपाक होती है और बाद में स्रोतस द्वारा उत्तरोत्तर धातुओं की पुष्टि होती है, यह भी स्रोतस इस न्याय के समर्थन के लिए दिया जाने वाला संदर्भ श्लोक है। अब धातु पोषण न्याय का निष्कर्ष देख लेते हैं। धातु उत्पत्ति और पोषण के संदर्भ में चारों न्याय अपनी अपनी दृष्टि से महत्व रखते हैं। सारे न्याय का स्वतंत्र रूप से विचार करने पर ही हम इस न्याय के लाभ और हानि को समझ सकते हैं। सूक्ष्म पाचन जानने के लिए ये सारे न्याय जरूरी है। जैसे क्षीरदधि न्याय से धातु उत्पत्ति और पोषण में होने वाली परिणमन प्रक्रिया स्पष्ट होती है। जैसे मैंने आपको आगे बताया कि क्षीरदधि न्याय ये कहता है कि अगर क्षीर का दधि में चेंज हो गया तो फिर वापस क्षीर नहीं ले सकते। हमारे डाइजेशन में भी यही होता है। जब डाइजेस्टिव सिस्टम में आहार पहुंचता है तब कॉम्प्लेक्स फूड है वो सिंपलर कंपाउंड में कन्वर्ट होता है। जैसे ग्लूकोज है वो उसका एमिनो एसिड बन जाता है और फैटी एसिड बन जाता है। अब एक बार एमिनो एसिड बनने के बाद हम ग्लूकोज फिर से नहीं ला सकते। तो क्षीरदधि न्याय है वो यही प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। दूसरा है केदारीकुल्य न्याय। इससे हम धातु पोषक अंश की वहन प्रक्रिया को स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे कि एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन है वह एक थ्रू प्रॉपर चैनल के द्वारा ही बॉडी में सर्कुलेट होती है और टिश्यू से टिश्यू पहुंचती है। डाइजेस्टिव गट के द्वारा ही पोषक अंश का वहन होता है। यह
केदारीकुलीय न्याय से स्पष्ट होता है। तीसरा है खले कपोत न्याय। इससे हम विशिष्ट घटकों का ही स्वीकार किया जाता है। यह प्रक्रिया को स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे न्यूट्रिएंट है वह टिश्यू के द्वारा सिलेक्शन होती है अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर ही। जिस सब्सटेंस की जरूरत होगी उसी सब्सटेंस का टिश्यू में शोषण होता है। तो खले कपोत न्याय से इसे हम स्पष्ट कर सकते हैं। और एक काल धातु पोषण न्याय से स्पीडी सर्कुलेशन की प्रक्रिया स्पष्ट होती है, क्योंकि ये जो सारी प्रक्रिया है वो एक साथ बॉडी में होती है। ये नहीं कि पहले ग्लूकोज का हो गया, फिर प्रोटीन का होगा, फिर फैटी एसिड्स का होगा, ऐसा नहीं होता है। सारे सब्सटेंस का एक ही साथ होता है और स्पीड में सर्कुलेशन होता है। तो यह प्रक्रिया हम एक काल धातु पोषण न्याय से स्पष्ट कर सकते हैं। इसीलिए सूक्ष्म पचन जानने के लिए और समझने के लिए चारों न्याय जरूरी है। और चारों न्याय में से हम किसी को खंडित भी नहीं कर सकते। चारों न्याय अपने अपनी जगह पर सही है और श्रेष्ठ है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें तथा मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। तब तक थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।